अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर आप में से कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अगर आप कहेंगे कुछ और पॉइंट्स या कुछ और तरीके से इसको एक्सप्लेन करना, या किस में आपको डिफ़िकल्टी हुई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में, तो आप मुझे बताएँगे तो इंशाल्लाह कोई स्पेशल वीडियो भी मैं बच्चों के लिए बनाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद फिर अलग मैं वीडियो बनाऊँगा बच्चों के लिए, इसमें हम करेंगे मेरे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स, जिन्हें हम जो है वो पहले केनाल कहते थे, बाद में उसका नाम रखा प्रोटॉन रेज़। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जैसे आप बच्चों को पता है कि दीज वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 एडी। तो जे थॉमसन का पूरा नाम होता है जोसेफ जॉन थॉमसन। सबसे पहली पॉइंट ये है कि दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आप उनके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ रखें जो ट्रांसपेरेंट ना हो, शीशे की तरह शफाफ ना हो, कोई गैर शफाफ हो जैसे मेटल है, तो उसका शेडो बन जाएगा। कोई की रखेंगे तो उसका शेडो बन जाएगा। तो इसीलिए दीज इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक द पार्टिकल्स, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसका बिल्कुल सही तरीके से शेडो बना, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन and they these rays travel in a straight line from cathode to anode। अच्छा, एनोड की तरफ क्यों जा रहे थे या एनोड की साइड क्यों जा रहे थे? क्योंकि इनके ऊपर थी नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव तरफ जा रहे थे। मेरे बच्चों, सबसे पहली पॉइंट पे हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स एंड क्यों पार्टिकल्स हैं? क्योंकि वो शेडो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस शेडो, शेडो तब प्रोड्यूस करेंगे जब कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में हम रखें। दूसरी पॉइंट ये थी दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या वेव्स की तरह वे भी मूव करते? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर 3, 1895 जीन पेरिन, ये वही है जिसने वोगेरो नंबर भी अपना कैलकुलेट किया था। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। showed that when cathode rays pass between the two poles of magnet, then the path of the cathode rays were curved downward by the magnetic field। ये जीन पेरिन था, इसने कहा अगर हम दो मैग्नेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को पास कराएं तो वो डाउनवर्ड मूव हुआ था 1897 में, 95 में। ठीक है बाबा। फिर 2 साल के बाद जे थॉमसन ने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया था फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने कहा कि अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपवर्ड गए थे। मैग्नेटिक फील्ड को किसने डील किया था? जीन पेरिन ने, जिसे हम जे पेरिन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने रखी थी? जे थॉमसन ने। क्लियर बाबा? So in 1897, J.J. Thomson showed that when cathode rays passed in electric field, the path of the cathode rays was deflected upward towards the positive plate। अच्छा, याद करें, पॉजिटिव रेज होते हैं तो वो नेगेटिव तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव तरफ जाते हैं। और वो पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो बिल्कुल सीधा जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इफ देयर इज चार्ज देयर इज डिफ्लेक्शन, इफ देयर इज नो चार्ज देयर शुड बी नो डिफ्लेक्शन। तो ये जो कैथोड रेज़ थे, पॉज़िटिव की तरफ आए तो यहाँ से पता चला कि दीज़ आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो कैथोड रेज़ रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉज़िटिव साइड, मीन्स दीज़ कैरी नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे हमने 5 नहीं 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। ये पॉइंट भी एक यहाँ पे लग गई। पॉइंट नंबर 6, यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू है। ठीक है बाबा? Cathode rays can produce X-ray when strike with anode material, particularly with the larger एटॉमिक मास। इसी चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनोड मटेरियल से टकराए थे तो वो कैथोड रेज किस में चेंज हो गए थे? वो एक्स रेज में। तो एक्स रेज बनाने में भी कैथोड रेज का बड़ा रोल है। अच्छा, अगर हम कहें ना कि मटेरियल याद करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यू एज एनोड। क्लियर? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बीच में कोई गैस आ जाए तो क्या उसको आयोनाइज़ करेंगे? यस या नो? बिल्कुल करेंगे आयोनाइज़। तो गैस दीज़ कैथोड रेज़ आर गुड आयोनाइज़र ऑफ द गैसेस।
पॉइंट नंबर 8 कैथोड रेज़ कैन प्रोड्यूस हीट। सर अगर हम कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज़ किसी मेटल के सरफेस के ऊपर लगाएँ, क्या कोई शाइन, कोई फ्लैशेज़ अपीयर होंगे? बिल्कुल। थोड़े टाइम के बाद फ्लैशेज़ अपीयर हो जाते हैं, मीन्स जो कैथोड रेज़ अगर आप किसी मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर लगाएँगे, तो वो उसे हीट अप करते हैं। Cathode rays can produce heat when fall on a metal. When cathode rays from a concave cathode strike on a platinum foil, it begins to glow. Means heat produce करते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप लगाओ इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो मेरे बच्चों वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। पॉइंट नंबर 9 कैथोड रेज कैन cause a chemical change due to reducing effect। अच्छा, वो रेडॉक्स रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में। तो रिडक्शन क्या होता है एक्चुअली? रिडक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, या मेरे बच्चों गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या है? कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं। क्लियर बाबा? तो कैथोड रेज केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं, आपको भी पता होगा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कैथोड रेज। तो कैथोड रेज कैन कॉज अ केमिकल चेंज। नंबर 10 दे कैन पेनिट्रेट। अच्छा, अगर हम कैथोड रेज कंटिन्यूअसली किसी मेटल के ऊपर लगाएं तो क्या आर पार हो जाएंगे उससे? बिल्कुल पेनिट्रेट होके उस तरफ निकल जाएंगे, जैसे गामा रेज निकल के। एक होते हैं रेडियोएक्टिव रेजेस, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होता है अंदर घुसने का, आर पार होने का, मेरे बच्चों किसका होता है? गामा रेज का। तो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही कम होता है, मगर होता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स कैन पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल लाइक एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। थोड़ा अंदर घुस के पेनिट्रेट करते हैं क्योंकि साइज इनके स्मॉलर है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा है इसी, मगर ज़्यादा नहीं करते लाइक गामा रेज या एक्स रे। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किनका होता है? जो ईएमआर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गामा रेज या एक्स रेज। पॉइंट नंबर 11 बाबा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू है। कैथोड रेज की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, मैं चाहता हूँ आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊँ। अगर इलेक्ट्रॉन में से भी कोई एमसीक्यू आ जाए तो इंशाल्लाह आप बच्चों से वो मिस ना हो। पॉइंट नंबर 11 ये है, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिएक्शन में हमने हमें पता है कि कैथोड में से निकल रहे थे कैथोड रेज, याद करें। इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम कैथोड रेज है, जबकि प्रोटॉन्स का दूसरा नाम एनोड रेज नहीं। प्रोटॉन्स एनोड में से नहीं निकल रहे थे, प्रोटॉन्स निकल रहे थे फ्रॉम अ गैस फिल्ड इन द ट्यूब। क्लियर? मगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना मेरे बच्चों, ये कहाँ से निकल रहे थे? फ्रॉम कैथोड मटीरियल। तो कैथोड में से निकल रहे थे, तो याद करें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इज डिपेंडेंट टू द मटेरियल यूज। जैसे कैथोड, आप कोई भी कैथोड मटेरियल यूज करो, कोई भी मेटल यूज करो, हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक जैसे ही निकलेंगे। याद करें, नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल एज इलेक्ट्रोड या कैथोड, या नेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द ट्यूब। अच्छा, प्रोटॉन्स में आगे हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द प्रोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द ट्यूब, जबकि यहाँ पे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द ट्यूब या इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज्ड एज अ कैथोड। मतलब दोनों पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते। पॉइंट नंबर 12, अगर इलेक्ट्रॉन्स हम लगाएं, कैथोड हम लगाएं किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी के ऊपर, लाइट वेट पेडल के ऊपर, तो क्या वो उसे मूव कराएगा? यस। तो ये मैकेनिकल प्रेशर रखते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसीलिए लाइट वेट पेडल को ये मूव कर सकते हैं। दे हैव अ मोमेंटम, या दे हैव अ मास एज वेल एज वेलोसिटी। पार्टिकल्स है ना मेरे बच्चों। आगे बताऊंगा वेव्स भी हैं। तो क्या सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स हैं? नो मेरे बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन्स हैज अ ड्यूअल नेचर। आगे साइंटिस्ट आएगा डी ब्रोगली, या उसे डी ब्रॉय कहते हैं, मगर स्पेलिंग कुछ ऐसी है। तो डी ब्रॉय हमने हमें कहा था कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट जस्ट अ पार्टिकल, दीज आर आल्सो वेव। एक इंटरेस्टिंग बात वो भी मैं आपको बताऊँ। थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल, और इसी का बेटा था चिप थॉमसन, मेरे बच्चों ने कहा था कि दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव लाइक अ वेव। वेव नेचर किसने बताया था? द सन ऑफ द। आगे मैं आपको नोट्स दूंगा इंशाल्लाह। So they can exert mechanical pressure due to kinetic energy and can move a very small pedal wheel. Hence, these are particle so possesses mass and velocity. आपको पता है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम P is equal to m into the momentum it is equal to m into v। माना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मास भी कैरी करते हैं, वेलोसिटी भी रखते हैं, माना इनके पास मोमेंटम है, इसलिए प्रेशर भी होगा मैकेनिकल। ये वास्तव काइनेटिक एनर्जी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये है एंटी टेस्ट का एमसीक्यू।
ये वाला पॉइंट। नंबर 13 पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 13 इज़ वेरी मच एंड ये हो रहा है क्या एंट्री टेस्ट का 13, 14 को तो रटना है आप। In 1897 यही J.J. Thomson also found EM ratio, the charge to mass ratio value of the cathode ray. बाबा E को हम क्या कहते हैं? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, मास M इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में एज कम्पेयर। एक बात याद करें, EM वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका EM वैल्यू कम होगा, और जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका EM वैल्यू ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। ये द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ EM बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन। EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द EM वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। फिर बाबा, अच्छा ये हमें क्या बता रहा है, थोड़ी मैं आपको ये बात बताऊँ। पर किलोग्राम है, अगर आप 1 किलोग्राम लें किसका, इलेक्ट्रॉन का, अगर आप पूरा 1 केजी उठा लें इलेक्ट्रॉन का, तो उसके पास चार्ज कितनी होगी 1.758 इंटू 10 पावर 11। माना अगर हम कितने किलोग्राम जस्ट 1 केजी उठाएं इलेक्ट्रॉन्स का, तो बताओ 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी हाउ मच चार्ज इन कूलम, क्योंकि चार्ज का जो ऐसा सिस्टम है यूनिट होता है मेरे बच्चों वो कूलम है। दैट इज 1.758 इंटू 10 पावर 11। सर ये वैल्यू कहाँ से आया? देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई मीन्स चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज कूलम में उठाना है और मास को आप उठाओगे किलोग्राम में। चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 यहाँ पे लिखा। तो दिस इज द चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को मास से डिवाइड करोगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, 1.758 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये कुछ खास पॉइंट हैं आप बच्चों के लिए रखिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो पहले आप याद कर लें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना है, वैल्यू ये सेम जो ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट इज द चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम एंड ESU। सर ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पे दो यूनिट्स मैंने लिखे हैं चार्ज के, एक कूलम है दूसरा ESU है। तो 1.602 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, या 4.803 इंटू 10 पर माइनस 10 ESU। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में भी है, ग्राम में भी है, एमयू में भी होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम इज 9.11 इंटू 10 पर माइनस 31। जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 का डिफरेंस, माइनस 31 प्लस 3 करोगे 1 के इज इक्वल 10 पर प्लस 3, तो माइनस 31 में से माइनस 28 हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश, MCQ यहाँ पे बना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 किलोग्राम, या 9.28 ग्राम, या 0.5 ए। तो आप कहोगे ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी इसका। मेरे बच्चों ये क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जिन्हें हम तो रेस भी कहते हैं। तकरीबन 14 टू पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसके अलावा कुछ और भी खास बातें हैं, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा, तब तक आप इसे अच्छा आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ आप बच्चों को बता दूँ। अगर एंट्री टेस्ट में कोई भी MCQ आए ना, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन, आप बच्चों से इंशाल्लाह वो MCQ बिल्कुल आपके पास पूरा इल्म आ जाए। यूट्यूब चैनल से सरफराज VN इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की मदद। तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज -1 whose magnitude is equal to the positive charge +1 of the proton। अच्छा देखो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, अगर उसका वैल्यू चार्ज वैल्यू इज -1, प्रोटॉन का भी चार्ज वैल्यू इज +1, बोथ हैव द सेम वैल्यू बट द चार्ज इज अप। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1830 टाइम्स देन द मास ऑफ, और हम कहेंगे एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1836 इलेक्ट्रॉन। या अगर हम कहें कि एक न्यूट्रॉन कितने भला इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, तो आप कहोगे 1839, इन बुक्स में 1840। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अबाउट 1 लाख टाइम्स ग्रेटर वॉल्यूम देन द न्यूक्लियस। वॉल्यूम इतना बड़ा एरिया है ये बाबा, तो न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड है साइड में, बीच में पड़ा हुआ है सेंटर पे, उसके अलावा इतनी बड़ी जगह है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं शेल सबशेल ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ
इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस आप कहोगे 1 लाख टाइम्स ग्रेटर। इलेक्ट्रॉन हैविंग लेस देन 1% टोटल मास ऑफ द एटम। इससे पहले जैसे हमने कहा कि मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन अ सेंट्रल कोर, जिस रदरफोर्ड ने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। तो 99.94 या समझो 99.5% मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। ये मास कैलकुलेट करने में हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी कभी इग्नोर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज लेस देन 1% टोटल मास ऑफ एन एटम। 99% mass of atom depends upon dash अपना इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो आप क्या कहोगे मेरे बच्चों? बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ शेल या ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये नील बोर ने कहा था ना, एक सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन्स थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद करो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस से बाहर, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। कीप इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक फिक्स्ड शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी चेंज, दूर भी नहीं जाता, करीब भी नहीं आता, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आखिरी वाली पॉइंट ये है मेरे बच्चों की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। सब शेल ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑर्बिटल्स में। तो वही बात कि केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन्स का भी रोल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो याद करो कि जो एटम्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मेरे बच्चों केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब लॉस या गेन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये थी क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिटेल। अगर टेक्स्ट बुक आप देखें तो वहाँ पे तकरीबन आपको 5 टू 7 पॉइंट्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने कोशिश की कि 15 से 20 जितनी भी सारी बातें मैं जानता हूँ, जिन बुक्स में मैंने पढ़ी हैं, जिन टीचर से मैंने सीखा है, सारी सम अप करके अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के मैंने आप बच्चों के साथ शेयर किए। लेकिन इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस और बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि सब बच्चों को अपने डोर स्टेप पे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, सब बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू बाबा। अल्लाह हाफ़िज़।